हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम देखेंगे क्लास 12th मैथ्स सीजीबीएसई बोर्ड का अध्याय नंबर 12, जिसको हम रैखिक प्रोग्रामन या लीनियर प्रोग्रामन के नाम से भी हम जानते हैं। तो बच्चों, चूंकि आज हमारा रैखिक प्रोग्रामन पे स्टार्टिंग क्लास है, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक समझेंगे कि रैखिक प्रोग्रामन क्या चीज़ है। चूंकि रैखिक प्रोग्रामन एक प्रकार का सिस्टम है, तो इस सिस्टम में कौन कौन से स्टेप्स का फॉलो किया जाता है, जिससे कोई भी प्रश्न जो दिया गया है उसका हमको हल प्राप्त होता है। ठीक है। और साथ ही इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिन वर्डों का आगे चल के उपयोग होने वाला है, उन वर्डों का हम मीनिंग समझेंगे कि उसका मतलब क्या चीज़ होता है। ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा आज बेसिक क्लास रहेगा। तो रैखिक प्रोग्रामों को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं रैखिक। तो देखिए, यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ रैखिक क्या चीज़ होता है। तो बच्चों, रैखिक का मतलब ये होता है अधिकतम घात 1 हो। तो अधिकतम घात 1, तो किसकी अधिकतम घात होगी भाई? तो यहाँ पर अधिकतम घात वेरिएबल होगा, यानी किसी भी वेरिएबल चर की अगर अधिकतम घात 1 है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बोलेंगे। ठीक है। तो इसीलिए नाम रखा गया है। जैसे आप सुनोगे रैखिक बहुपद, रैखिक समीकरण, तो रैखिक बहुपद, रैखिक समीकरण, इसमें सब क्या होता है? जो वेरिएबल होती है उसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं भी लिख दिया हूँ। जैसे देख पा रहे हैं x प्लस वाई इक्वल 0, तो यहाँ पर इसकी घात 1 है और इसकी घात भी 1 है। यानी अगर दोनों की घात देखा जाए तो अधिकतम क्या है? एक ही है। इसका भी अधिकतम 1 है, इसका भी अधिकतम 1 है, तो दोनों का अधिकतम क्या होगा? 1 होगा। तो इसलिए इसको अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 1। अब यहाँ पर देखिए x इंटू वाई किया हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखा हूँ घात 2 होगा। इसका मतलब जब वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके घात क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं, और वही क्या कहलाता है? घात कहलाता है। तो इसकी अधिकतम घात हो जाएगी 2। यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल 0, तो इसकी घात हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पर आपको घात 1 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर अधिकतम, यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 3, और यहाँ कितना है? 1। तो सबसे ज़्यादा कितना है? 3। तो इसलिए इसकी अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने 3 वेरिएबल ले लिया, एक्स वाई जेड इक्वल 0, क्योंकि सभी में घात 1 1 है, तो इसकी भी अधिकतम, सभी के अधिकतम देखा जाए तो, सभी में अधिकतम देखा जाए तो अधिकतम कितना होगा? 1 ही होगा। तो इसलिए इसकी घात क्या हो जाएगी? 1। तो यहाँ पर जो ये जो है और ये जो है, ये क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है। तो चूंकि आपको रैखिक समीकरण होगा, क्योंकि रैखिक के बारे में आप और अच्छे से डिटेल से पिछले क्लास में पढ़ के आ चुके हैं आप लोग। तो आज इतना ही देखते हैं, आगे फिर चलते हैं। अगला टॉपिक है, देखिए रैखिक असमीका। तो रैखिक असमीका क्या होगा? एक ऐसा समीकरण जिसको हम लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल चिन्हों का प्रयोग करके लिखा जाता है। क्या कहलाता है? रैखिक असमीका। जैसे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 6, x माइनस 4y लेस देन इक्वल 9, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0। और जब इन सबको जब एक साथ मिला देंगे तो ये हमारा कहलाता है निकाय समीकरणों के समुच्चय या समूह। यानी समीकरण के जो समूह होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निकाय बोलते हैं। रैखिक समीकरण देखिए क्या होता है। तो ऐसा समीकरण जिसको बराबर चिन्ह के साथ लिखा जाता है, ये हमारा कहलाता है रैखिक समीकरण। जैसे 4x प्लस 5y इक्वल 6, x प्लस वाई इक्वल 0, और इन सबको एक साथ मिला के हम बोलेंगे निकाय, या बोलते हैं रैखिक समीकरण के निकाय, रैखिक समीकरण निकाय। तो यहाँ पर आपको समझ में ये आ रहा होगा कि समीकरण क्या चीज होता है? रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण जिसको हम इक्वल साइन के साथ लिखते हैं, और असमीका, असमीका का मतलब ही होता है जो हमको पता ना हो कि इक्वल है कि लेस देन है कि ग्रेटर देन है, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं? पता ना हो बोलता हूँ जी, जो इक्वल ना हो, इक्वल को छोड़ लेस देन ग्रेटर होता है, ठीक, बड़ा छोटा होता है, तब हम उसको बोलते हैं असमीका। और जहाँ पे हमारा समीकरण इक्वल हो उसको हम लोग बोलते हैं समीकरण। तो यहाँ पर आपको असमीका क्या है और समीकरण क्या है ये क्लियर हो गया होगा। अब अगला हम देखते हैं, आपका है रैखिक प्रोग्रामन। ठीक है, क्या है? रैखिक प्रोग्राम। तो रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, इसको हम उदाहरण से समझेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है। आपको तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि रैखिक प्रोग्रामर क्या है? एक प्रकार का सिस्टम है जिसका हम यूज करके जो दिए गए जो प्रश्न होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सिस्टम है, कैसे कार्य करता है, तो उसको हम उदाहरण से समझेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लेते हैं, एक उदाहरण लिए हैं।
एक फर्नीचर व्यापारी दो वस्तुओं जैसे मेज और कुर्सियों का व्यवसाय करता है। निवेश के लिए उसके पास 50,000 और रखने के लिए 60 वस्तु के लिए स्थान है। एक मेज पर 2500 रुपए और एक कुर्सी पर 500 रुपए की लागत आती है। वह अनुमान लगाता है कि एक मेज को बेचकर 250 और एक कुर्सी को बेचकर 75 का लाभ कमा सकता है। मान लीजिए कि वह सभी वस्तुओं को बेच सकता है जिनको कि वह खरीदता है। तब वह जानना चाहता है कि कितनी मेजों एवं कुर्सियों को खरीदना चाहिए ताकि उपलब्ध निवेश राशि उसका सकल लाभ अधिकतम हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अधिकतम हो बात किया है। ये कभी कभी न्यूनतम भी बोल सकता है। तो जैसा प्रश्न दिए रहेगा उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, एक क्या है, एक व्यापारी है, ठीक है ना, और उस व्यापारी के पास कितना रुपए है, वो व्यापार करना चाहता है व्यापारी, तो उसके पास 50,000 रुपए है और उस 50,000 रुपए में क्या करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है। साथ ही उसमें एक और कंडीशन दे दिया है कि उसके पास जो जगह है जहां पर वो वस्तुओं को रख सकता है, तो कितनी वस्तुओं को रख सकता है, सिर्फ वो 60 वस्तुओं को रख सकता है। और जब वो मेज खरीदता है और कुर्सी खरीदता है, तो मेज को जब खरीदने में कितने की लागत आती है, 2500 रुपए की, और कुर्सी को खरीदने में कितने की लागत आती है, 500 रुपए की। अब वो क्या करता है, इन पैसों से मेज और कुछ कुर्सियां खरीदता है और वह अनुमान लगाता है कि मुझे कम से कम भाई एक मेज पे 250 रुपए का लाभ होना चाहिए और एक कुर्सी पे कम से कम 75 रुपए का मुझे लाभ होना चाहिए। ठीक है, ये तो अनुमान लगा लिया। फिर वह सोचता है कि मैं इस 50,000 में कितने मेज खरीदूं और कितने कुर्सी खरीदूं कि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। ये बात है, तो कितने हम मेज खरीदे और कितना हम कुर्सी खरीदे जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, वही फाइंड करना क्या कहलाता है, रैखिक प्रोग्रामन कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसको कुछ पहले तर्क पूर्वक लिया है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, उसके बाद फिर हम लोग मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे कि क्या इसका हल हो सकता है। ठीक बच्चों, तो देखिए, खरीदने के प्रकार पे हम बात करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 3 तरह से सोचा है कि वो व्यापारी क्या कर सकता है, 3 तरह से सोचता है कि क्यों ना ऐसा ले लूं, क्यों ना ऐसा ले लूं, क्यों ना ये खरीद लूं करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला व्यापारी सोचता है क्यों ना मैं सिर्फ मेज ही खरीद लूं, कुर्सी छोड़ देता हूं। तो देखिए, तो ये जब कुर्सी नहीं खरीदेगा, सिर्फ मेज खरीदेगा, ठीक है, तो देखिए उसके पास टोटल रकम कितने, 50,000 रुपए। ठीक है, और एक मेज की कितनी लागत है, 2500 रुपए की। तो टोटल अगर हम बात करें तो पूरे पैसे में अगर एक मेज से डिवाइड कर दे तो कितना मेज खरीद सकता है वो, 20 मेज खरीद सकता है इस 50,000 रुपए में। तो एक मेज की लागत कितनी, सॉरी, एक मेज में कितना कमाएगा वो, 250 रुपए। तो 20 मेज में कितना कमाएगा, 5,000 रुपए। इसी प्रकार दूसरा कंडीशन लगाते हैं, माना वो कुर्सी ही खरीदता है, मेज को छोड़ दे। तो देखिए, एक कुर्सी 500 की आती है, तो 50,000 में कितनी कुर्सी आ जाएंगी, 100 कुर्सी आ जाएंगी। लेकिन प्रश्न में कंडीशंस दिया हुआ है कि हम कितने कुर्सी हमारे पास कितने जगह है, तो सिर्फ हमारे पास स्थान, रखने का स्थान है 60। तो यानी हम 100 भी कुर्सी खरीद लेंगे तो उसको हम रख नहीं पाएंगे, सिर्फ कितने कुर्सी को रख पाएंगे, 60, और कितनों को बेच पाएंगे, 60 को। तो यहाँ पर जब हम अनुमान लगाते हैं कितना लाभ होगा, तो एक कुर्सी में 75 का लाभ होता है, तो 60 कुर्सी में कितने का लाभ हो जाएगा, 4,500 रुपए, क्योंकि हम 100 तो रख नहीं सकते, सिर्फ रखेंगे कितना, 60, तो 60 का ही कैलकुलेट करेंगे। तीसरा कंडीशन एक और लेके चलते हैं। मान लिया जाए कि हम क्या करें, 50 कुर्सी ले लें। ठीक बच्चों, 50 कुर्सी ले लेते हैं और मेज ले लेते हैं 10। समझना बात को। तो यहाँ पर देखिए, एक कुर्सी की कीमत में लाभ कितना हो रहा है, जब एक कुर्सी को बेचते हैं तो 75 का, 50 कुर्सी को बेचेंगे तो 3,750 का लाभ होगा। एक मेज को बेचते हैं तो 250 लाभ होता है, तो 10 मेज को बेचेंगे तो 2500 का लाभ होगा। तो दोनों लाभ को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,250। तो इस तरह से आप देखते हैं, जब आप कुर्सी और मेजेस खरीदते हैं तीनों कंडीशन में, तो तीनों कंडीशन में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो अंतिम वाला जो हमारा कंडीशन है, कुर्सी 50 ले ले और मेज 10 ले ले, उसमें हमें कितनी की लाभ प्रॉफिट हो रही, 6,250, जो कि सबसे अधिकतम मैक्सिमम प्रॉफिट है। इसका कहने का मतलब, अगर हमें 50,000 में कुर्सी और मेजेस खरीदना है तो हमें 50 कुर्सियाँ और 10 मेज खरीदना चाहिए। तो अधिकतम हमारा जो लाभ होगा वह कितना होगा, 6,250 रुपए का होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए, ये जो हमने कैलकुलेट किया, इसको अब हम गणितीय रूप में समझते हैं, यानी इसको कैसे हम गणितीय सूत्र के रूप में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसका गणितीय सूत्रीकरण कैसे करेंगे। तो
चूंकि हम जब इसको मैथमेटिकल कैलकुलेट करते हैं तो हमको वैल्यू पता नहीं रहती है कितनी वैल्यू है। तो आपको पता है कि जो वैल्यू नहीं पता उसको हम क्या करते हैं, वेरिएबल वैल्यू में मान के चलते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि जो व्यापारी है वह क्या करता है, एक्स मेज खरीदता है और जो वाई कुर्सी खरीदता है, ठीक है। और कितने रुपए में खरीदता है, तो जो 50,000 रखा हुआ है उस 50,000 में ही वो क्या करता है, हमको नहीं पता कि कितना मेज खरीदता है कितना कुर्सी खरीदता है, उसको हम फाइंड करेंगे। खरीदता है 50,000 रुपये की, ठीक है। तो देखिए हमको प्रश्न में कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, क्योंकि हम इसका सूत्रीकरण करेंगे, इसको मैथमेटिकल गणितीय रूप में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो हमको कंडीशंस दिया रहता है उसको हम व्यवरोध, बाधा या प्रतिबंध, ठीक है, इस वर्डों का हम यूज करेंगे। इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। तो देखिए अधिकतम निवेश यानी खर्च करने की बाधा कितनी दी है, तो उसके पास कुल 50,000 रुपये है, तो अधिकतम कितना खर्च कर सकता है, 50,000 रुपये। उसके पास कितनी वस्तुओं को रखने का स्थान है, 60, तो कितनी वस्तुओं को रखेगा वो, 60 वस्तुओं को ही रखेगा, ठीक है। अब देखिए हमको चूंकि दिया गया है या हमको पता है या प्रश्न में वो बताया गया है कि एक मेज की कीमत 2500 रुपये है और एक कुर्सी की कीमत कितनी है, 500 रुपये है। तो हम अगर एक कुर्सी खरीदते हैं तो कितने की आ जाएगी, कितने रुपए खर्च होगा, 2500 एक्स, 500 रुपये एक कुर्सी की कीमत। अगर वाई कुर्सी खरीदते हैं तो क्या होगा, 500 इंटू वाई हो जाएगा, इतना रुपया लगेगा। अब देखिए चूंकि हमारा अधिकतम खर्च करने का क्या है, प्रॉफिट कितना है, 50,000 है, सॉरी प्रॉफिट बोलता हूँ, अधिकतम खर्च करने की हमारी कितना हम अधिकतम खर्च कर सकते हैं, 50,000 रुपये। तो हम जितना कुर्सी खरीदेंगे और जितना जितना मेज खरीदेंगे, जितना कुर्सी खरीदेंगे, वह क्या होगा, या तो 50,000 के इक्वल होगा, 50,000 का होगा, या तो 50,000 से कम भी हो सकता है। ये इसकी संख्या पे डिपेंड करेगा ना कि एक्स और वाई की संख्या कितनी है। तो अगर ये संख्या फिक्स बैठती है तो कैलकुलेशन हो सकता है इक्वल भी हो जाए, और नहीं बैठती कम हो जाता है तो हो सकता है कैलकुलेशन लेस भी हो जाए। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन इक्वल लिखा हुआ है, दोनों एक साथ लिखा हुआ, क्योंकि हमको नहीं पता कि ये कितना खरीद रहे हैं, कितना मेज है कितना वाई है, तो इसलिए हम, लेकिन हमारा कंडीशन ये है कि 50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो या तो 50,000 से कम होगा या तो 50,000 से ज़्यादा होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस देन इक्वल का साइन लगाएंगे। और ये जो व्यवरोध है, व्यवरोध यानी जो कंडीशंस है, इसको हम लोग बोलते हैं निवेश व्यवरोध। आप याद रखेंगे, ये आप आगे काम का चीज़ है ये, ठीक है। तो ये है निवेश व्यवरोध। तो 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसको हमने क्या किया, शॉर्ट किया है, यहाँ पे इसको कटा दिया और कटा के हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए अब हमारा संग्रहण व्यवरोध भी दिया हुआ है। संग्रहण व्यवरोध यानी वस्तु को रखने के लिए जो हमको कंडीशन दिया हुआ है संग्रहण करने की, वह हमारा कहलाएगा संग्रहण व्यवरोध। तो देखो एक्स क्या है, मेज की संख्या है, वाई क्या है, कुर्सी की संख्या है। तो दोनों की संख्या जो होगी, जितना खरीदेंगे, वो या तो 60 होगा या तो 60 से भी कम हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको लिखेंगे x प्लस वाई लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, 60। इसको हम लोग बोलेंगे संग्रहण व्यवरोध, ठीक है। अब देखिए अब जो व्यवसायी है, व्यवसायी यानी जो मेज का जो फर्नीचर व्यवसायी है, वो क्या है, अधिकतम लाभ कमाना चाहता है। माने वह सोचता है कि मैं जो 50,000 में कितना कुर्सी कितना चेयर्स खरीदूं, कि सॉरी कुर्सी चेयर एक ही बात हो गई, कितनी मेज और कितनी मैं कुर्सी खरीदूं कि मुझे अधिकतम लाभ हो। तो जो व्यवसायी अधिकतम लाभ कमाना चाहता है, तो हम मानते हैं कि अधिकतम लाभ क्या है, उसका जेड है, ठीक है। अब देखिए एक कुर्सी पे वो कितना लाभ कमाना चाहता है, 75 रुपए की। एक मेज पे कितना लाभ कमाना चाहता है, 250 रुपए की। तो इस तरह से हमने मान के चला कि एक सौ क्या करता है, मेज खरीदता है, और वाई क्या खरीदता है, कुर्सी खरीदता है। तो ये कितना हो जाएगा, 200 मेज पे लाभ कितना हो जाएगा, 250 एक्स, और कुर्सी पे कितना लाभ हो जाएगा, 75 वाई। तो दोनों के जब लाभों को हम जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा जेड बराबर 250 एक्स प्लस 75 वाई। और इसको हम लोग बोलेंगे उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उद्देश्य फंक्शन क्यों, क्योंकि हमारा उद्देश्य है, हमारा इच्छा है कि हम इतना लाभ कमाना चाह रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है उद्देश्य फलन। और जो एक्स और वाई होगा ये क्या है, चर है, और इसका नाम रखा गया है निर्णायक चर। क्यों निर्णायक चर, क्योंकि यही तो निर्णय करेगा ना भाई कि कितनी हम चेयर्स ले
और कितनी हम मेजेस ले, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं निर्णायक चर। और हमेशा आप याद रखेंगे जो x और y की वैल्यू है या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे एक इक्वल होगा तो एक कुछ न कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, ये दोनों दोनों तो जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों जीरो जीरो हो जाएगा तो हम कुछ नहीं खरीदेंगे। लेकिन इसलिए इसको ग्रेटर देन माने जीरो भी लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे चाहे तो x को जीरो कर सकते हैं, y को कुछ नंबर दे सकते हैं, y को जीरो कर सकते हैं, x को कुछ नंबर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों कभी भी एक साथ जीरो नहीं होगा, ठीक। तो इस तरह से इन जो नाम है इनको आप याद रखेंगे। निवेश व्यय अवरोध, निवेश यानी जो हम अपने वस्तु को खरीदने में जो हम लागत लगाते हैं उसको बोलते हैं निवेश, ठीक है। संग्रहण जो हमारी ग्रहण करने की क्षमता है। उद्देश्य फलन जो हमारा उद्देश्य है, हमको इतना लाभ कमाना है, वो हमारा उद्देश्य फलन कहलाता है। और एक्स वाई जो है ये हमारा क्या कहलाता है, निर्णायक चर कहलाता है, क्योंकि वही निर्णय लेता है कि हम कितना खरीदेंगे किस सामान को, ठीक है। तो ये तो हमारा गणितीय सूत्रीकरण था जो हमको कंडीशंस दिए हुए थे प्रश्न पे उसको। अब क्या करेंगे, जो हमारा जो रैखिक प्रोग्राम है उसको सॉल्व करने की अब हम विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो रैखिक प्रोग्रामों को जो सॉल्व करने की विधि है उस विधि का नाम है जो आपके इस चैप्टर पे दिया गया है, वह है आलेखीय विधि, ठीक है। तो आलेखीय विधि से हम क्या करेंगे, जो रैखिक प्रोग्रामों की जो समस्या है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए समझते हैं कि कैसे हम इस आलेखीय विधि का यूज करके हम अपनी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में अभी जो मैं बताऊंगा इसमें मैं बेसिक कुछ बातें को यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। बाकी उसका जो पूरा जो कैलकुलेशन होगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसको, कैसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन करना क्या है, मुख्य हमारा कार्य क्या है, उसको हम इसमें समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमको प्रश्न में इतनी डाटा पहले से दिया रहेगा, और चूंकि आपने प्रश्न पहले से पढ़ लिया है, आपको पहले से मैंने एग्जाम्पल बता दिया, तो आप देख पा रहे हैं कि ये डाटा आपको दिया है। देखिए आपको दिया रहेगा उद्देश्य फलन, ठीक है। आपको भले ही आपको फाइंड करना रहेगा, लेकिन वो दिया रहेगा आपको प्रश्न में उद्देश्य फलन, यानी उसका उद्देश्य दिया रहेगा कि कितना वो लाभ कमाना चाह रहा है या कितना वो हानि से बचना चाह रहा है, यानी अधिकतम कितना होगा, न्यूनतम कितना होगा, ठीक है ना। कितना लाभ होगा, कितना हानि अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, इन सबको पहले से दिया रहेगा। चूंकि हमारा लाभ वाला है तो ये अधिकतम मान निकलेगा इसमें और ये लाभ निकलेगा, ठीक है। तो उद्देश्य फलन हमारा क्या हो जाएगा, z इक्वल 250x प्लस 75y, और हमारा जो निवेश व्यवरोध है ये 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल 100, और संग्रहण व्यवरोध है x प्लस वाई लेस देन इक्वल 16, और हमारा निर्णायक चर x और y है जो ग्रेटर देन इक्वल है किसका, 0 का। इन सबको हम मिला के एक साथ हम क्या बोलेंगे, व्यवरोध बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए जो हमारा निवेश व्यवरोध है, संग्रहण व्यवरोध है, ये हमारा क्या है, रैखिक असमीका है, ठीक है ना। क्या है, रैखिक असमीका है। और रैखिक असमीका के प्रश्नों को हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ पे जब प्लॉट करेंगे तो हमको क्या जरूरत पड़ेगा, पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगा। तो रैखिक असमीका से हम क्या पॉइंट्स निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि ये तो पता ही नहीं है ना कि इक्वल है कि बड़ा है, ठीक है, इक्वल है कि छोटा है, सॉरी इक्वल है कि छोटा है, ये इसकी वैल्यू ही हमको नहीं पता। तो हम इसकी पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हैं, तो पॉइंट्स निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जो ये व्यवरोध दिए गए हैं निवेश और संग्रहण व्यवरोध, क्योंकि इन दोनों को ही हमको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है, ग्राफ पे बताना है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे जो हमारा जो व्यवरोध है 5x प्लस वाई, ये क्या है, इक्वल है 100 का, और x प्लस वाई क्या है, इक्वल है 60 का। और यहाँ पे याद रखेंगे x और y क्या होगा, ये इक्वल नहीं होगा, ये ग्रेटर देन होगा। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो फिर सारे 0 0 हो जाएंगे। अगर ये x और y 0 के इक्वल हो जाएगा तो फिर सारे प्रश्न ही 0 हो जाएंगे ना, तो कैसे सॉल्व होगा फिर। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ हमको क्या करना है, समीकरण को ही, सॉरी जो निवेश और जो संग्रहण व्यवरोध दिया है उसको ही हम क्या करेंगे, जो असमीका है उसको हम समीकरण में परिवर्तन करेंगे सॉल्व करने के लिए। अब देखिए जब इक्वेशन नंबर 5 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 हमारा क्या, 5x प्लस वाई इक्वल 100 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कहने का मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए x की वैल्यू 0 रखे तो y की वैल्यू मिल गया 100, और y की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा, ठीक है।
इसको कैसे कैलकुलेट किए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे समझिए। और चूंकि ये तो बिल्कुल आसान सी बात है, ये आप पूरे पिछले क्लास में पढ़ते हुए आ रहा है, क्लास 10th में, क्लास 11th में, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ये नेक्स्ट वीडियो में जब प्रश्न को जब लेकर सॉल्व करेंगे उसमें हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि एक बार x को 0 लेंगे, एक बार y को 0 लेंगे, तो जब x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू मिलेगा, जब y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए हमको कौन कौन से पॉइंट्स मिल गया, 0, 100 और 20, ठीक है। जब इक्वेशन नंबर 6 को लेंगे तो x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो हमको 60 मिलेगा, जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तब भी हमको 60 मिलेगा। देखिए तो यहाँ पे हमारा पॉइंट्स मिल गया 0, 60 और 0, 60, 0। अब देखिए, अब इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पे उनको प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया है। चूँकि आपको दिख रहा है कि मैंने पहले से ग्राफ बना लिया हुआ है, तो आपको लग रहा होगा कि ये ग्राफ हमको किसी को ऐसा है कि कोई बनाना नहीं आता, तो आप इस पे टेंशन मत लीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उस पर हम कैसे ग्राफ को प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को लेकर पूरे मैं प्लॉट करके बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि मेरा बात है यहाँ पे आपको समझाना कि इनकी मीनिंग्स क्या होते हैं, कौन क्या चीज़ है, तो उसको आप इस क्लास में समझ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में इसको प्लॉट कैसे करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये सबको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये देखिए हमारा जो इक्वेशन नंबर जो 5 है, ये क्या है, 5x y = 100 है। इसके पॉइंट्स है 0, 100 और 20, 0। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको प्लॉट किया है। यहाँ पे देखिए ये पहला इसके एक जो पॉइंट है ये है, दिख रहा होगा आपको, ये 0 और 20 और 0 ये ले लिया, और एक पॉइंट मैंने ले लिया 100, और इन दोनों पॉइंट के बीच में मैंने क्या किया, लाइन खींच दिया, जिस इक्वेशन का नाम मैंने क्या दे दिया है, ये दे दिया है यहाँ पे 5x + y = 100, ये, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा जो इक्वेशन नंबर 6 है उसके पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये 0, 60 और 0, 60, 0। तो यहाँ पर देखिए 0, 60, 0 यानी x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 0, और यहाँ पर 0, 60 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 60, और यहाँ पर क्या था, सॉरी यहाँ पर था x की वैल्यू 60 हो जाएगा, y की वैल्यू 0, और यहाँ पर y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इन दोनों को जब मिला देंगे तो ये कौन सी इक्वेशन का सरल रेखा बन जाएगा, x + y = 60 का, ठीक है। तो ये जो दोनों इक्वेशंस है उन दोनों की वैल्यू निकाल कर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। और यहाँ पे हम बता देंगे ना, चूँकि हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पे x एक्सिस लिया, यहाँ पे y एक्सिस लिया और यहाँ पे ओरिजिन लिया, तो हमको बताना पड़ेगा कि हमने जो हमारा जो पैमाना है उस पर क्या लिया। तो ये हम जो मैं लिया हूँ ये 10, 20, 30, ये हमारे प्रश्न पे डिपेंड करेगा कि इसको 10 लेंगे कि 20 लेंगे कि 1 लेंगे कि 2 लेंगे, वो, ठीक है। और पैमाना में हम उसको बता देंगे कि x अक्ष में एक खाना कितना लिए है, 10 इकाई, y अक्ष में खाना कितने लिए हैं, 100 इकाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात और देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे ये मैं लाइन खींचा हुआ हूँ, यहाँ पे सुसंगत क्षेत्र लिखा हूँ, ये मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। यहाँ पे देखिए इसके बारे में बताता हूँ, जो ये पॉइंट E जो है ये मैंने कैसे निकाला। तो आपको पता है कि आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं कि ग्राफिकल मेथड से किसी भी जो रैखिक समीकरण, रैखिक युगपत जो समीकरण था, युगपत समीकरण माने दो समीकरणों को एक साथ लिखते थे, तो उसको आप सॉल्व करके उसके क्या निकालते थे, हल निकालते थे। तो ये जो इक्वेशंस है और ये जो दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे, पहले इक्वेशन के लिए ये रेखा हो गई, दूसरे इक्वेशन के लिए ये रेखा हो गई, तो दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, उसका हल मिलेगा। तो आपको पता है हल कौन होता है, प्रतिच्छेदन बिंदु। कोई भी दो समीकरणों का हल क्या होता है ग्राफिकल विधि में, तो उसके प्रतिच्छेदन बिंदु ही क्या होते हैं, उसके हल होते हैं। तो यहाँ पर इसके हल क्या होंगे, 10 और 50 होंगे। यानी इस पॉइंट का हम मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 और 50 आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो कट कर रहा है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू, ठीक है। और कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल आप निष्फिक्र रहिए, नेक्स्ट वीडियो में सारे चीज़ को मैं कैलकुलेट करके बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए इसको समझने से पहले इनको समझिए कि सुसंगत क्षेत्र या हल क्षेत्र क्या होता है, जिसको हम फिजिबल रीजन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, ये व्यवरोध पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। व्यवरोध है, जो बाधा है, निवेश बाधा है, संग्रहण बाधा है, उन दोनों पे ये क्या करेगा, निर्भर करेगा, ठीक है।
कि हमारा सुसंगत क्षेत्र कहाँ पर होगा। तो देखिए अगर हमारा जो व्यवरोध है ये ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो हमारा जो सुसंगत क्षेत्र होगा वो सेंटर से बाहर की ओर होगा, माने केंद्र से बाहर की ओर होगा, ठीक है, आउटसाइड होगा केंद्र से। यदि हमारा बाधा क्या है x प्लस बी वाई लेस देन 0 है तो ये क्या होगा, केंद्र की ओर होगा। केंद्र की ओर माने ऐसा इधर अंदर की ओर आएगा, इधर की ओर, ठीक है, और पहले वाले में ऐसा बाहर जाएगा। और अगर मान लो ये 0 है तो इसमें कुछ फिजिबल रीजन नहीं होगा। तो देखिए चूंकि हमारा जो प्रश्न है, ठीक है, हमारी जो बाधाएं हैं जो हमको दिया गया है व्यवरोध, ये देखिए पहला हमारा जो व्यवरोध है 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल 100 का दिया गया है। तो ये क्या है, लेस देन है, छोटा बराबर, बड़ा छोटा बराबर का साइन है। तो इसके लिए हमने इक्वेशन नंबर 5 को मान के चला इसी को, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये पहले वाले कंडीशन, दूसरे वाले कंडीशन पे आ रहा है, यानी केंद्र की ओर होगा इसका जो फिजिबल रीजन होगा। तो आप देख पा रहे हैं 5x प्लस वाई इक्वल 0, ये क्या है 5x प्लस वाई लेस देन लेस देन इक्वल का साइन का है। तो यहाँ पर इसकी जो फिजिबल रीजन होगी ये अंदर की ओर आएगा। ये देखिए मैंने ये छोटा छोटा तीर का निशान लगा के बताया हुआ है इधर का, ये इधर की ओर आएगा। इसका भी आप देख पा रहे हैं लेस देन वाला है, तो इसका भी क्या होगा, फिजिबल रीजन ये अंदर की ओर आएगा, ठीक है। लेकिन आप देख पा रहे हैं मैंने सिर्फ इतने को ही रेड पेन से मार्क किया हुआ है। तो ऐसा क्यों, तो जो हमारा ये तो इसका सुसंगत क्षेत्र होगा ना, और ये इसका सुसंगत क्षेत्र होगा, लेकिन जो दोनों को जहां पे मैच करेगा उसको हम लोग बोलेंगे सुसंगत क्षेत्र, ठीक है। सुसंगत क्षेत्र ये इसके लिए सिर्फ, ये इसके लिए होगा इधर, लेकिन दोनों जहां मैच करेगा वही हम बोलेंगे सुसंगत क्षेत्र। तो देखिए ये जब ऐसे आगे जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये इसको नहीं मैच करेगा, दोनों एक साथ कंबाइन नहीं होंगे। इधर से आने वाला फिजिबल रीजन और इधर से जाने वाला फिजिबल, जहाँ पे कंबाइन होंगे दोनों, जहाँ पे एक साथ मिलेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे सुसंगत क्षेत्र। तो यहाँ पर जब ये आगे बढ़ेगा तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका वाला, तो इसलिए क्या होगा, ये जो मैं रेड जितना किया हूँ वही हमारा क्या कहलाएगा, सुसंगत क्षेत्र कहलाएगा। तो सुसंगत क्षेत्र कहने का मतलब जहाँ पे दोनों जो इक्वेशंस दिए गए हैं, दोनों जो इक्वेशन बोलता हूँ असमीका दिए गए हैं, उनका जो फिजिबल रीजन है, सुसंगत क्षेत्र है, जहाँ पे मैच करेगा वही क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा, सुसंगत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। और कब बाहर होगा कब अंदर होगा, इस कंडीशन पे, इस कंडीशन को फॉलो करेगा। देखिए अब जो होता है, अब आता है अगला जो है हमारा सुसंगत हल क्षेत्र, समूह जिसको बोलते हैं हम लोग फिजिबल रीजन सॉल्यूशन ग्रुप, ठीक है। तो सुसंगत हल समूह क्या होता है, तो सुसंगत क्षेत्र को स्पर्श करने वाले या उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वे सभी हमारे सुसंगत हल समूह कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो एक ओरिजिन जो इसको टच कर रहा है सुसंगत क्षेत्र को, तो ये O होगा, ये पॉइंट A होगा, ये पॉइंट E होगा, ये पॉइंट D होगा, ये सारे हमारे क्या होंगे, सुसंगत क्षेत्र हल समूह होंगे, सुसंगत हल समूह होंगे, क्योंकि ये सुसंगत क्षेत्र को स्पर्श कर रहा है, या तो उसके अंदर आ जाए, स्पर्श करे या तो अंदर आ जाए, दोनों क्या कहलाएंगे, सुसंगत हल समूह कहलाएंगे, उन सबको मिला के, ठीक है। दूसरी बात, ये जो पॉइंट्स जो सुसंगत क्षेत्र पे नहीं आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे असुसंगत हल, ठीक है। जो सुसंगत क्षेत्र में जो स्पर्श कर रहा है या उसके अंदर आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सुसंगत हल समूह, और जो सुसंगत क्षेत्र को स्पर्श नहीं कर रहा है उसके बाहर है उसको हम लोग बोलेंगे असुसंगत हल। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, आपका सुसंगत हल है 0 ओरिजिन के लिए, O के लिए 0 0, A के लिए है 20 0, E के लिए है 10 15 और D के लिए है 0 16। ये है सुसंगत हल समूह, ठीक है। और इसी सुसंगत हल समूह का हम यूज करके क्या करेंगे, इष्टतम हल निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हम इष्टतम हल निकालते हैं, इसका आंसर कैसे निकालते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगला आपका टॉपिक आ रहा है इष्टतम हल, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुकूलतम हल या सुसंगत हल, ठीक है, या इंग्लिश में इसका नाम है ऑप्टिमल, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं होता क्या है। सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इष्टतम मान अधिकतम न्यूनतम मान दे एक इष्टतम हल कहलाएगा। यानी सुसंगत क्षेत्र समूह के जो जितने पॉइंट्स हैं उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उद्देश्य फलन है, उसमें पुट करेंगे। तो पुट करने से जो
अधिकतम, अगर प्रश्न अधिकतम है तो अधिकतम मान लेगा, प्रश्न न्यूनतम है तो कोई न्यूनतम मान निकलेगा। तो जो अधिकतम मान निकलेगा वही हमारा इष्टतम हल कहलाएगा, और अगर न्यूनतम वाला प्रश्न है तो जो न्यूनतम मान निकलेगा वही इष्टतम कहलाएगा। तो चूंकि हमारा प्रश्न जो है अधिकतम वाला है, मैक्सिमाइज है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमाइज सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैं इस तरह से टेबल बनाया हूँ। आपको प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ऐसे आपको टेबल बनाना पड़ेगा आगे। तो देखिए ये शीर्ष बिंदु में क्या है, शीर्ष बिंदु में सुसंगत हल समूह के जो पॉइंट्स रहेंगे उन्हीं को हम लेंगे यहाँ पे, और उन्हीं को जो हमारा उद्देश्य फलन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उस पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल 250 प्लस 75y, और यहाँ पे रख के हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला जो पॉइंट रहता है ये हमारा क्या होता है, x की वैल्यू होती है। ठीक है ना, ये जितनी भी हैं ये x की वैल्यू होगी, और ये वाला हमारा क्या होगा, y की वैल्यू होगी। ठीक है, ये सब x की वैल्यू होंगे और ये वाला जो क्या होंगे, सभी y की वैल्यू होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पुट किए 0 0, तो ये तो 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू 60 दी है, x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे उसको भी हमने पुट किया। तो ये 0 ये 60 मल्टीप्लाई होगा तो 4500 आएगा। यहाँ पे देखिए ई दिया है 50 10। ठीक है, तो ये वैल्यू जब पुट किए तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 15, तो ये आ जाएगा 2500, 3750, तो जुड़ेगा 6250। ये आ जाएगा 20, तो x की वैल्यू रख दिए 20, y की वैल्यू 0, तो ये रख दिए कितना आ गया 5000। अब देखिए जब इन सब को आप जब देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं हमारा सबसे बड़ी जो वैल्यू आ रही है, कौन आ रहा है, 6250। यानी ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है और ये जो वैल्यूए दिए गए हैं, ये जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, इसमें सबसे बड़ा सॉल्यूशन हमें किस में मिल रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू 6250 आ रहा है। यानी आपको अगर अधिकतम लाभ कमाना है तो आपको क्या करना होगा, x कितना दिया हुआ है 10 यानी 10 मेज, और y कितना दिया हुआ है 50 यानी 50 कुर्सियां खरीदनी होगी। अगर आपको 50,000 रुपये आपके पास पैसे हैं और उसमें अगर आपकी लागत कितनी आ रही है, एक मेज पे 2500 की लागत आ रही है, और एक कुर्सी पे 500 की लागत आ रही है, और आप मेज पे 250 रुपये कमाना चाहते हैं और एक कुर्सी पे 75 कमाना चाहते हैं, तो जब आप 10 मेज खरीदेंगे और 50 कुर्सी खरीदेंगे तब आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो हमारा रैखिक प्रोग्राम है उसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, और उसके ये स्टेप्स हैं, ये पूरे सिस्टम ही क्या कहलाते हैं, रैखिक प्रोग्रामिंग कहलाता है। रैखिक प्रोग्रामिंग कोई एक टॉपिक नहीं है, इन सभी टॉपिकों को मिलाकर, इन सभी स्टेप्स को मिलाकर ही क्या बनता है, रैखिक प्रोग्रामन बनता है। तो आपने देखा कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई व्यवसाय करना है तो उस व्यवसाय को आप पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है। आगे हम लॉस वाले भी प्रश्न देखेंगे तो उससे पता भी चल जाएगा कि मुझे इतना लॉस होगा। ठीक है, तो ये रही रैखिक प्रोग्रामिंग। इसमें कुछ इम्पोर्टेंस बातें हैं जो हमको याद रखना चाहिए, वो हमारा काम का चीज़ है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए कुछ इम्पोर्टेंस बात क्या क्या है, मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ पहले से। तो देखिए पहला है, इसको आप याद रखेंगे, व्यवरोध जो है, यानी जो आपको बाधा दिया गया है, व्यवरोध को हल करने पर सुसंगत हल क्षेत्र में जो उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त होता है वही हमेशा अधिकतम या न्यूनतम हल होता है। आपने देखा कि यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, आपने जो देखा हमारा मैक्सिमम जो निकला, कौन सा निकला, ये ई निकला 10 और 50। अब आप जब ग्राफ में देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये ग्राफ में ये जो है ई 10 50 यही हमारा हल है। तो इसी बात को लिख रहा है कि जो सुसंगत हल क्षेत्र में, तो ये देख पा रहे हैं ये सुसंगत हल क्षेत्र में ही आ रहा है, ये भी। ठीक है, तो सुसंगत हल क्षेत्र में जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा, उभयनिष्ठ बिंदु कहने का मतलब ये है जो समीकरण का जो हल होगा वही हमारा क्या होता है, हमेशा इष्टतम मान होता है। ठीक है, जो समीकरण को सॉल्व करके जो वैल्यू मिलती है, जो सुसंगत क्षेत्र में होता है, वही हमारा क्या होता है, इष्टतम हल होता है। देखिए समीकरण को कहने मतलब एक समीकरण नहीं ना, दोनों समीकरण को हल करने पर। ठीक है,
याद रखेंगे इसको। दूसरा देखिए, यदि व्यवरोध को हल करते हैं और सुसंगत क्षेत्र में कोई उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होता है तो उस उद्देश्य फलन का इष्टतम मान, अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो आपको उद्देश्य फलन जो दिया रहेगा उसका आप या न्यूनतम पूछा अधिकतम पूछा उसको आप फाइंड नहीं कर सकते। कब? जब आप जो आपको व्यवरोध दिया है उन दोनों व्यवरोध को हल करें और हल करने पर आपको क्या हो, कोई भी सॉल्यूशन ना मिले तब। ठीक है, अगर सॉल्यूशन मिलेगा माने उन दोनों समीकरणों का, तभी आप उसका जो न्यूनतम और अधिकतम मान मिलेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, और अगर हल नहीं मिलता है तो उसका न्यूनतम अधिकतम मान नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो इसको हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि इष्टतम मान क्या होता है, हमेशा रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु, जिसको कोणीय बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो वही होता है, हमेशा रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु कोणीय बिंदु होता है। ठीक है, तो इष्टतम मान आप समझ जाएंगे कि इष्टतम मान किससे निकलेगा, जो हमको असमीकरण दिया रहता है, बाधा दिए रहते हैं, संग्रहण बाधा और निवेश बाधा, उन दोनों को जब हम समीकरण में परिवर्तित करेंगे, दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, हल होगा, और उसी हल को रखने पर हमें कौन सा हल प्राप्त होगा, इष्टतम हल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। अगला देखिए, जो ग्राफिकल मेथड है उस ग्राफिकल मेथड में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के दो चर वाले ही प्रश्न को हल किया जा सकता है। ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के क्या है, दो चर वाले ही प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि दो चर वाले जो दो चरों को क्या कर सकते हैं, हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। तीन चरों में क्या होगी, फिर तीन विमाएं बनाना पड़ेगा। अभी हमने विमाएं कहने का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया, अगर तीन चर वाले ले ले तो उसमें एक जेड एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो फिर जेड एक्सिस बना देंगे तो हमको प्लॉट करने में यानी वहाँ रेखाओं को रखने में हमें समस्याएं आएगी। हम तीन विमाओं वालों को ग्राफिकल मेथड से प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के दो चर वाले ही प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, तीन चर वाले प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते। हो सकता है एग्जाम में एक आध नंबर में पूछ दे इसको, तो आप याद रखेंगे। तो तीन चर वाले जो प्रश्न होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम सिंप्लेक्स मेथड का यूज करते हैं, जो कि एक प्रकार का हम टेबल बनाते हैं और टेबल बना कर उसको सॉल्व करते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये बड़ी क्लास में दिया गया है, फिर भी आप याद रखिए जानकारी के लिए कि ग्राफिकल मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के दो चर वाले प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है और तीन चर के लिए हम सिंप्लेक्स मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अब रैखिक प्रोग्राम जो समस्याएं हैं उसमें कौन कौन से प्रकार की समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं उसके देखिए। तो पहले आहार संबंधी समस्या, दूसरा उत्पाद संबंधी समस्या और तीसरा परिवहन संबंधी समस्या। तो इन तीनों प्रकार की समस्याएं मुख्य रूप से हैं और ये आपके बुक में दिया गया है। तो इन तरह की जो प्रश्न है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का बेसिक क्लास ख़त्म होता है और नेक्स्ट क्लास में हम नया प्रश्न लेंगे और उन प्रश्नों को फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। और चूंकि हमने इसमें तो बेसिक रूप से समझा कि ये होता है, ऐसे ऐसे सॉल्व होता है, और जब नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम एक एक ठो कैलकुलेशन करेंगे कि कौन सी स्टेप कैसा आता है, कैसे हम पॉइंट्स निकालते हैं, कैसे हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, कैसे हम पैमाना डिसाइड करते हैं और किस पॉइंट को कहाँ पे रखते हैं और कैसे हम लाइन खींचते हैं। ठीक है, उसके बाद कैसे हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं कि कहीं मिनिमम दे दिया है तो तब की स्थिति में हम क्या करेंगे। इन सब को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, मतलब एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक लेते हुए बारी बारी से समझेंगे। तो बच्चों आज के लिए अपना जो बेसिक क्लास है यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नई टॉपिक के साथ और नई जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू।